नमस्कार स्टूडेंट। आज आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आधुनिक राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय राजनीतिक चिंतन उद्गम व विकास। कहने का मतलब ये है कि भारत में भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं पे अपना विचार देने की जो शुरुआत है वो कब से हुई और इसका विकास कैसे बढ़ता गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन काल में ही भारतीय विद्वानों की दृष्टि केवल धर्म ग्रंथ पर थी। कहने का मतलब ये कि जो प्राचीन काल है उसमें हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उनका सबकी जो ध्यान है वो धर्म ग्रंथ की ओर थी और धर्मशास्त्रों से अधिक थी, या धर्मशास्त्रों में अधिक थी माना जा सकता है। मगर धीरे धीरे इसकी जो प्रथा है वो बदलना प्रारंभ हुआ और फिर उन्होंने क्या है राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपना विचार देना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने अपना ध्यान राजनीतिक चिंतनों पर और राजनीतिक व्यवस्थाओं में उन्होंने केंद्रित करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मगर माना जाता है कि आज तक भारत में जितने भी राजनीतिक विचारकों ने अपना विचार दिया है उसे कभी भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने कभी भी उसे क्या है एक राजनीतिक विचारक के रूप में उन्होंने नहीं स्वीकारा है। उसका कारण ये रहा है कि क्योंकि भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक रहे हैं उनके विचारों में कहीं ना कहीं भारतीय जो धार्मिक साहित्य है उसका प्रभाव रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो। मगर जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं भारत में उन सभी के विचारों में क्या है कहीं ना कहीं धार्मिक साहित्य का प्रभाव रहा है या धर्म ग्रंथों का प्रभाव रहा है, जिसके कारण से उनका मानना है कि ये सभी क्या है ये लोग धार्मिक विचारक हैं ना ही राजनीतिक विचारक हैं। मगर उनका जो कहना है ये अनुचित माना जा सकता है। अनुचित इसलिए माना जा सकता है कि भारत में राजधर्म की जो विकास है, भारत में राजधर्म की जो निर्माण है तब से हुई है जब से लेकर क्या माना जाता है इस संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है। और माना जाता है विश्व में सबसे जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता है वो भारत की मानी जाती है। अगर इस आधार पर अगर देखें तो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं वो सबसे पहले प्रारंभ हुई। राजनीतिक व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ हुई और माना जाता है कि सबसे पहले अगर अगर इस आधार पर अगर देखें, अगर समान तौर पर अगर हम जितने भी हमारे धार्मिक अगर ग्रंथों को अगर देखें तो उसको देखने से उसको पढ़ने से मिलता है कि भारत में जितने भी धार्मिक ग्रंथ का निर्माण कराया गया है वो मुख्यतः राजधर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर क्या किया गया है। राजधर्म कि एक राजा किस तरीके से अपने राज्य की व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करता है और कैसे बेहतर करने का काम करता है, या हमारे यहाँ जितने भी धर्म ग्रंथ रहे हैं वो सभी क्या है राजधर्म पर आधारित है। या कहा जा सकता है कि भारत में शुरुआत से ही जब से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ तब से लेकर अब तक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी अगर देखें तो भारत में क्या है राजधर्म के आधार पर ही धर्म ग्रंथों का निर्माण कराया गया है। मगर फिर भी बहुत सारे जो राजनीतिक विचारक है, प्रसाद राजनीतिक विचारक, उनका मानना कि भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए उनका जो विचार है उसका जो स्वभाव है वो ज़्यादातर क्या है धार्मिक ग्रंथों से प्रभावित है। मगर ये कहना अनुचित होगा क्योंकि भारत में हमारे अपने विषय के को प्राचीन भारत में कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे इसमें राजधर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन्हीं विषयों से निकल कर हम क्या कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं राजनीति विज्ञान का जैसे कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये कह देना कि भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसका जो प्रभाव है वो धर्म ग्रंथ से, ये कहना अनुचित होगा क्योंकि भारत में जो जितने भी धर्म ग्रंथ का निर्माण हुआ है उन सभी धर्म ग्रंथों का निर्माण राजधर्म के आसपास ही हुआ है। इसलिए उनका ये कह देना कि भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उनका जो विचार है वो धार्मिक के आधार है, ये अनुचित होगा। क्योंकि भारत के प्राचीन राजधर्म है वही बताता है कि भारत में पहले भी इसके संबंध में क्या क्या है विभिन्न प्रकार के विचार दिए गए थे। मगर भले ही इन विचारों को क्या है बहुत समय तक क्या है लंबे समय तक उसे धार्मिक ग्रंथों में से जोड़कर देखा गया है, मगर फिर भी क्या है भारत की जो विचार है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वो अलग रही है। मगर प्राचीन भारत में जो राजधर्म है, राजशास्त्र है, उसका महत्व क्या रहा है। तो प्राचीन भारत में राजनीतिक विषय ज्ञान को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जा रहा हो, मगर तथ्य यह है कि राजधर्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। और प्राचीन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर राजधर्म की महिमा वर्णन करते हुए इसे सर्वोपरि माना है। और कौटिल्य के अनुसार से दंड नीति के 4 प्रमुख विधाएं होती है, एक अन विक्षिकी, त्रयी और वार्ता। इन सभी विधाओं की सूक्ष्म विधाएं दंड पर निर्भर है। और महाभारत में भी कहा गया है कि जिस प्रकार से हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है उसी प्रकार राजधर्म में सभी प्रकार के शास्त्र आ जाते हैं। दंड नीति के महत्व के संबंध में भीष्म ने कहा है कि यदि दंड नीति स्पष्ट हो जाए तो तीनों वेद लुप्त हो जाएंगे। और शुक्र ने भी कहता है कि ब्रह्मा द्वारा
राष्ट्रशास्त्र को सार को वशिष्ठ और मेरे जैसे अन्य लेखकों ने पृथ्वी के शासकों द्वारा अन्य व्यक्तियों की समृद्धि के लिए संक्षिप्त किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजा को यत्नपूर्वक नीति शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, और इस शास्त्र को ज्ञान ज्ञान से राजा सुंदर नीति में कुशल होता है, और इसके बिना राजा अपने प्रमुख कर्तव्यों को प्रजा के पालन और दुष्टों के नाश के लिए पालन नहीं कर सकता। और मनु के अनुसार से दंड ही धर्म और राजा है। इसके द्वारा ही राजा प्रजा की रक्षा करता है और चारों आश्रमों में सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्तव्य को पालन कराता है। और जब सब सोए रहते हैं तब दंड ही जागता है। और कामंदक के अनुसार से दंड नीति का में ही नीति का व अनीति नहीं होती है। तो इस आधार पर अगर देखें तो भारत में प्राचीन भारत में राजशास्त्र का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मगर जो भारत में राजनीतिक चिंतन या जितने भी लोगों ने क्या किया अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके स्रोत क्या रहे हैं। तो माना जाता है कि भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उसका जो प्रभाव है, उनके जो विचारों में जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, धार्मिक ग्रंथों का माना जाता है। इसी कारण से माना जाता है कि जो भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए उन सब में अगर किसी का अगर प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर पड़ा है तो उसे धर्म ग्रंथ का सबसे ज़्यादा माना जाता है। कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जो राजनीतिक विचारक हुए भारत में उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, भारत में प्रारंभ से भारत एक प्रारंभ से क्या है धर्म प्रधान देश रहा है। और यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक, आर्थिक एवं क्या है सब क्या है आर्थिक एवं सभी चीज़ें क्या है धर्म पर केंद्रित रहा है। और भारतीय जीवन की समस्त मूल्यों का निर्धारण धर्म के आधार पर होता था। इस प्रकार से भारतीयों के लिए धर्म के जीवन आदर्श बन गया था। धर्म का प्रधानता के कारण यह स्वाभाविक था कि भारत में बहुसंख्यक धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई और इन धार्मिक ग्रंथों के में जीवन का समस्त विषयों का विचार किया गया था। यही कारण है वे धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लिए भी अति महत्वपूर्ण रहा है। कहने का मतलब है कि भारत में क्या है जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उन सभी में क्या है, उन सभी विचारकों में कहीं न कहीं धार्मिक ग्रंथों का क्या हुआ है, कुछ न कुछ रूप में प्रभाव होना पड़ा है। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें तो हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ में अगर ब्राह्मण ग्रंथ में अगर देखें, ब्राह्मण ग्रंथ में तो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों का भी क्या है, क्योंकि इन सभी वेदों में राज्य की उत्पत्ति, राजा, सभा समिति, युद्ध कला, न्याय व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती थी। इसलिए क्या हुआ था सबसे ज़्यादा जो असर हम अगर माने तो वेद ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का सबसे ज़्यादा पड़ा ऐसा माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके कारण से क्या हुआ है सबसे ज़्यादा प्रारंभ प्रभाव पड़ा। उसके साथ साथ अरण्यक वेद, तो अरण्यक वेद को क्या माना जाता है, एक ज्ञान मार्गी विचारधारा माना जाता है। ज्ञानवादी विचारधारा कहने का मतलब इसके आधार पर क्या करते हैं, जितने भी विचारक है उन सबको को क्या चिंतनशील या किसी विषय पर स्पष्ट साफ जानकारी या शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। इसके कारण से इसका भी प्रभाव पड़ा है। उसके साथ साथ उपनिषद है, स्मृति पुराण है, महाकाव्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पुराण है, जैन व बौद्ध साहित्य है, ऐतिहासिक एवं सामाजिक ग्रंथ है, समसामयिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है। समय समय पर धर्म ग्रंथों पर क्या किया है, विदेशियों ने अपना विचार प्रस्तुत करने का कारण किया है। उसके साथ साथ तिब्बती लेखक ने भारत के धर्म, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उसके साथ चीनी लेखकों द्वारा भारत के इतिहास, राजनीति, राजा सामाजिक स्थिति पर उन्होंने प्रकाश डाले हैं। जिसके कारण से क्या हुए हैं, इसके प्रभाव के कारण से कि भारत में क्या है राजनीतिक विचार का प्रारंभ होना शुरू हुआ था। उसके साथ साथ ये तो हो गया भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उसके स्रोत कौन कौन से, कहाँ से क्या हुआ भारत में राजनीतिक चिंतन का जन्म हुआ है। उसके बाद आते हैं भारत में राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं क्या है। भारत में जो जितने भी विचारकों ने राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचार, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपना विचार दिया है उसकी विशेषताएं क्या है, अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो भारतीय सबसे पहली विशेषता ये है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति और राजनीतिक चिंतन में समन्वय शक्ति का सदस्य विद्यमान रही है। वर्तमान स्वरूप में जो हमारे सामने है वह अतीत और वर्तमान का सम्मिश्रण है। उसके साथ दूसरा विशेषता ये कि प्राचीन काल से में ही कानून एवं धर्म को सर्वोच्च माना जाता था और राज्य में कानून के नियमों के अनुसार से शासन होना चाहिए था। और राजा या किसी व्यक्ति की इच्छा अनुसार से नहीं, राजा का प्रधान कर्तव्य है कि वह धर्म कानून का पालन करे और कराए। और शुभ रीति में तो ये लिखा गया है कि यदि राजा स्वेच्छाचारी होकर राज्य करने लगे तो उसका परिणाम अनर्थ होगा और ऐसे राजा को प्रजा द्वारा क्या कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, अगली विशेषता में ये कहा गया है कि भारत में राजनीतिक चिंतन की जो परंपरा अत्यंत प्राचीन है। अब विचारक राजनीति संबंधी प्रमुख प्रश्नों पर विचार करते हैं और इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राज्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है,
और कौन से कार्य हैं, और राज्य का स्वरूप क्या है, आकार और राज्य के अन्य विषय बातों पर चिंतन करने का क्या करते हैं, एक निश्चित अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए क्या माना जाता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे क्या माना जा सकता है, अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर या भारतीय राजनीतिक चिंतन को माना जा सकता है। ये तो इसकी विशेषता हो गई। मगर भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो स्वरूप है वो कैसे है, तो स्वरूप स्वरूप किस है उस भारतीय राजनीतिक चिंतन का, जो कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, अपनी विचार अगर देने का प्रयास करता है तो उसका तरीका क्या होता है, उसका जुड़ा स्वरूप क्या होता है। तो सबसे पहला माना जाता है कि ऐसे भी तो हम भारतीय प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन चिंतन किया गया था, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो कि उसे 50 देशों के राजनीतिक चिंतनों को द्वारा भिन्न बनाती है। ये विशेषताएं उस समय कि भारत की सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक प्रगतियों, राजनीतिक उथल पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर को प्रभावित करती है। और प्राचीन भारत में जो राजनीतिक चिंतन हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसके कुछ स्वरूप बताए गए, जिसमें सबसे पहला राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग है। कहने का मतलब है कि भारत में जितनी भी राजनीतिक चिंतन के संबंध में विचार दिए गए हैं, उसे सब जितने भी विचार दिए गए वो सभी क्या है, धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म से बाहर जाकर किसी भी व्यक्ति ने अपने विचार प्रस्तुत करने का काम नहीं किया, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरीके से भारतीय धर्म ग्रंथ में राज्य व्यवस्था के संबंध में, विदेशी संबंध स्थापित करने के बारे में, एक राज्य के शासन व्यवस्था को संचालित करने के बारे में, युद्ध के बारे में जितनी जानकारी धर्म ग्रंथों में बताई गई है, वो माना जा सकता है कि आज वर्तमान व्यवस्था के लिए बेहतर है या काफ़ी है। इसलिए क्या है, भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए उन सभी का जो क्या है, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी जो विचार है उसमें धर्म ग्रंथ के बारे में को प्रभावित करने का काम किया, या वो धर्म ग्रंथ से प्रभावित होकर अपने विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। उसके साथ साथ दूसरी स्वरूप यह है कि राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था माना कि प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने इस बात का समर्थन किया कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के सर्वदा आवश्यक एवं उपयोगी है। जीवन के तीनों लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसा सभी विचारों का मत रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में व्यक्तिवादी एवं अराजकतावादी विचारकों का पूर्ण अभाव रहा है, और अराजकतावादी के अनुसार से राज्य अनावश्यक उपयोगी है, और व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। इसके विपरीत प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्रों का विस्तृत कार्य क्षेत्र मानते हैं, जो आज के लोक कल्याण कार्य से बहुत सामने रखता है। उसके बाद दूसरा स्वरूप ये है कि राज्य के उद्देश्यों के बारे में आम सहमति। कहने का मतलब ये कि पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों में राज्य के ध्येयों के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, जबकि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों के मतों में राज्य का ध्येय के बारे में सहमति पाई जाती है। सभी प्राचीन विचारक यह मानते हैं कि राज्य का प्रथम कर्तव्य धर्म का पालन करना, और धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सभी आ जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार से राजा के लिए आदेश था कि वह व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को विचलित न होने दें, और सभी प्राचीन लेखकों के अनुसार से राज्य का कर्तव्य न्याय प्रशासन करना, और राज्य को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और राजा के लिए बहुधा यह उपदेश दिया गया था कि अपनी प्रजा के प्रति पिता तुल्य व्यवहार करे। ये उसकी अगली स्वरूप थी। इसके अगला स्वरूप यह था कि राजा को सर्वोपरि स्थान। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की एक अन्य विशेषता, राजा के पद को अत्यधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया गया, और सामान्यतः सभी लेखकों ने राजपद को दैवी माना है, और राजा के दैवी गुणों को समावेश किया है। इस प्रकार से राज्य का सार ही राजा होता था। और कौटिल्य ने तो राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया, बल्कि कालिदास ने भी कहा है कि विश्व के प्रशासन का जुआ एवं स्वयं सृष्टिकर्ता ने राजा के कंधों पर रखा है। यदि राज्य में कोई कमी रहती है तो उसके लिए राजा दोषी है। राजा को रात और दिन हर समय कार्य करना पड़ता है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है, राजा को अत्यधिक ऊंचा स्थान देते हुए उसे भी निरंकुश की स्थिति प्रदान नहीं की गई है। राजा पर सबसे प्रमुख रूप से धर्म का प्रतिबंध है, और वह मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य रहता है। उसके साथ साथ अगला स्वरूप इसमें यह बताया गया है कि भारतीय दर्शन आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक है। भारतीय राज दर्शन में आदर्श राज्य संबंधी काल्पनिक रचनाओं की सर्वथा अभाव है। जिस प्रकार से पश्चात जगत में प्लेटो ने रिपब्लिक, सर थॉमस मूल का यूटोपिया जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, इस प्रकार के ग्रंथ या कल्पनावादी क्या है रचना भारत में नहीं की गई है। माना जाता है कि भारत में हमेशा ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। सैद्धांतिक काल्पनिक थ्योरी या सैद्धांतिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया है।
ए के सेन ने लिखा है कि हिंदू राजनीतिक चिंतन उत्कृष्ट वास्तविकता से भरा पड़ा है और कुछ राजनीतिक अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिक विचारों का संबंध राज्य से सिद्धांत और दर्शन से उतना ही है जितना राज्य का स्थूल समस्याओं से है। उसके बाद लास्ट जो स्वरूप आता है राजनीतिक चिंतन का, अगर किसी भी चिंतन से जन्म लेता है तो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो झुकाव है आधुनिकता की ओर ज़्यादा रहा है। जैसे वैदेशिक एवं परवर्ती साहित्य में ये उल्लेख है कि राक्षसों और असुरों को नाश करने के लिए राजा की स्थापना की गई है और ये असुर धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि क्रियाओं में विघ्न पहुंचाते थे। अतः राजा को इसलिए स्थापित किया गया है ताकि उन असुरों को तपस्वियों एवं साधुओं की रक्षा किया जा सके। राज्य का स्वरूप, राज्य के कार्य, व्यक्ति एवं राज्य का संबंध, राजा की शक्तियाँ, राज्य का संगठन आदि प्रश्नों पर विचार करते हुए समय समय पर क्या किया गया है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। कहा जा सकता है कि भारत में जो राजनीतिक स्वरूप रहे हैं या भारत में जितने भी राजनीतिक चिंतन के स्वरूप रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसके आधार पर भारत में राजनीतिक चिंतन की गई है। मगर भारत ये तो हो गए उसके जो स्वरूप है कि किस तरीके से जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतन हुए हैं उन्होंने किस तरीके से अपने विचार देने का कार्य किया है। मगर क्या आज वर्तमान समय में क्या है, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन हुए उसका विश्व के विभिन्न देशों के जो विचारक उनके माध्यम से क्या किया, आलोचना भी की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं वो धर्म के आधार पर हुए। तो इसी प्रकार से कुछ राजनीतिक विचारकों ने क्या किया है, इसका आलोचना करने का कार्य किया है। तो आलोचना का सर्वप्रथम आधार यही माना जाता है कि हिंदुओं को राजनीति को धर्मशास्त्र और अध्यात्म से स्वतंत्र नहीं किया है। तो डनिंग ने अपनी आलोचना में उन्होंने कहा कि भारतीय आर्यों ने अपनी राजनीति को धार्मिक एवं अध्यात्मवादी परिणाम से जिसमें वह आज भी गड़ी हुई है वो कभी उससे स्वतंत्र नहीं किया है। उसी प्रकार से जर्मन मैक्फलर ने कहा है भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना का पता नहीं था, एकमात्र क्षेत्र जिसमें भारतीय मस्तिष्क ने कार्य करने, रचना करने और पूजा करने की स्वतंत्रता पाई धर्म और दर्शन का क्षेत्र था। उसी प्रकार डॉक्टर घोषाल ने भी लिखा है कुछ समय पूर्व तब भारतीयों की मानसिकता प्रवृत्ति पर यह आरोप लगाया जाता था कि धर्म में भारतीय मन पर ऐसा अनन्य अधिकार किया हुआ है कि वह राज्य के विचार की धारणा से वंचित रहा है। उसके साथ साथ क्या है, प्राचीन भारत के राजशास्त्र पर दूसरा आरोप यह लगता है कि भारत में केवल पूर्वात्य स्वेच्छाचारी शासन ही था। कहने का मतलब ये है कि हेनरी का मानना है कि पूर्व के बड़े साम्राज्य मुख्यतः एकत्रित करने वाली संस्थाएं थी, कुछ प्रयोजनों के लिए क्या करते, समय समय पर अपनी प्रजा का सबसे अधिक हिंसात्मक ढंग व बल का प्रयोग करते थे, परंतु उन्होंने यह सामयिक आदेशों को भिन्न कानून लागू नहीं किए, न ही वे प्रथागत कानूनों को न्यायिक ढंग से लागू करने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने कि भारतीय जितने भी राजधर्म है उस पर क्या करने का उन्होंने आरोप लगाने का कार्य का, भारतीय राजनीतिक चिंतन पर उन्होंने आरोप लगाने का कोशिश किया कि भारत में जितने भी राजनीतिक विचारक हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने का काम नहीं किया है, ये उनका मानना है। मगर प्राचीन भारत में राज्य ये तो हो गया उसकी जो आलोचना है, मगर भारत में जो प्राचीन भारत में राज्य के संबंध में लोगों की चिंतन या सोच क्या होती थी। तो माना जाता है कि राजशास्त्र के अध्ययन में प्रमुख विषय राज्य संस्था है और प्राचीन भारतीय चिंतकों, राजनीतिक चिंतकों के राज्य के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए उनसे उनके चिंतन या उस स्तर का परिचय मिलता है और उसके राज्य संबंधी विचारों का सार कुछ यहाँ पर बताए गए। तो सबसे पहला ये कहा गया है कि राज्य का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, और भारतीय चिंतकों द्वारा अपने ग्रंथों में विभिन्न स्थानों पर राज्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर राज्य की प्रकृति के संबंध में कुछ सामान्य धारणाएं प्रतिपादित किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ये बताया गया है कि राज्य साध्य नहीं है वरन साधन है। कहने का मतलब इनका ये बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता बल्कि राज्य के माध्यम से क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का कार्य करता है। ये प्राचीन भारत के राज्य में के सामने अपने विचार प्रस्तुत की गई। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य, भारतीय विचारकों द्वारा चित्रित राज्य को आज के अर्थों में पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन सामान्यतः लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। राज्य को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार था, लेकिन उतना ही जितनी सीमा था। कहने का मतलब ये कि जहाँ तक कि समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने और समाज को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, व्यक्तियों तथा उनके समूहों को भी आवश्यक स्वतंत्रता सौंपी जाती थी। उसके साथ साथ राज्य पितृत्व एवं मातृत्व, कहने का मतलब ये कि भारतीय विचारकों अनुसार से राज्य पितृत्व और मातृत्व उसका कर्तव्य था, वह प्रजाजन की रक्षा, उसकी सुख शांति को पूरी चिंता करने का काम करते थे। उसके बाद आते हैं न्यायपूर्ण राज्य। तो माना जाता है कि राज्य न्यायपूर्ण था और उसे इस बात का आग्रह किया गया था कि वह दुष्ट, दमन और सज्जन व्यक्तियों का संरक्षण करें। राज्य को कर वसूलने का करने व न्याय प्रदान करने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण
आचरण करने का निर्देश दिया गया था, और राज्य और राजा को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह मर्यादा में रहे और किसी प्रकार का अत्याचार न करे। उसके साथ साथ प्राचीन प्राचीन जो राज्य है, प्राचीन राज्य में शक्तिपूर्ण अर्थात दंडकारी, कहने का मतलब ये कि प्राचीन राज दर्शन में राज्य को बार बार शक्तिपूर्ण और दंडकारी भी कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ यह जोड़ दिया गया है कि बाहरी शक्तियाँ अपने ही नागरिकों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग अंतिम अवस्था के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, और शक्ति प्रयोग करने में न तो आवश्यक कठोरता बरतनी चाहिए और न ही अनावश्यक नरमी बरतनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो राज दर्शन है पर प्राचीन काल में, उसके संबंध में क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के विचार दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं राज्य के कार्य। तो राजनीति शास्त्र के वर्तमान लेखक आज के राज्य के दो बड़े कार्यों को दो बड़ी श्रेणियों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है आवश्यक कार्य, दूसरा आता है ऐच्छिक कार्य। पहली श्रेणी में वो सभी कार्य आते हैं जो समाज और राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए क्या है, नितांत आवश्यक है, जैसे विदेशी शत्रु से आक्रमण करना, देश की रक्षा करना, प्रजा की जान माल की संरक्षण करना, देश की शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और पुलिस और अपराधियों को दंड देने के लिए न्याय का प्रबंध करना। दूसरी श्रेणी में जनता का कल्याण करने के लिए या उसकी उन्नति करने के लिए लोक हितकारी कार्यों को समावेश किया गया है, जिसमें शिक्षा कार्य, स्वास्थ्य रक्षा और डाक और यातायात के प्रबंध, जंगल और खानों का विकास करना। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में भी, जिसे आज वर्तमान समय 2 वर्गों में रखा गया, प्राचीन काल में भी क्या किया जाता है, इसी प्रकार से कार्य किए जाते थे। उसके बाद आते हैं राज्य के उद्देश्य। तीसरा आता है इसमें राज्य के उद्देश्य। तो राज्य के उद्देश्य में कहने का मतलब ये है कि राज्य का कार्यों का प्राचीन भारतीय राज्य के उद्देश्य भी प्रभाव पड़ा या प्रकाश पड़ता है। वैदिक साहित्य के कुछ लेखकों के से यह मालूम पड़ता है कि शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा और न्याय राज्य के प्रधान उद्देश्य समझे जाते थे। राजा को वरुण देवता के समान नियम एवं व्यवस्था का संरक्षण, साधुओं का परिपालन करने वाला और दुष्टों को दंड देने वाला समझा जाता था। नागरिकों की नैतिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति करना भी राज्य का कार्य माना जाता था। वैदिक जीत में ही परीक्षित नामक राजा के राज्य के संबंध में कहा गया था, उसमें दूध और मधु की धारा बहती थी, अर्थात उस समय प्रजा किसी प्रकार के अभाव या दैन्य से पीड़ित नहीं था। अब उन दिनों में राजा अपने कर्तव्यों का क्या आदर्श समझते थे, यह हम छांदोग्य उपनिषद 5:11-15 में राजा अश्वपति द्वारा किए गए दावे से मालूम पड़ता है। यह कहने का मतलब ये कि प्राचीन काल में राज्य के संबंध में जो विचार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, जिसमें हम सब ने माना कि राज्य साधन नहीं बल्कि उद्देश्य नहीं, बल्कि उसके माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो लोक कल्याणकारी होती थी। और उसकी बात आते हैं राज्य पितृत्व मातृत्व। कहने का मतलब ये कि जो राज्य है पहले आम नागरिकों के लिए माँ और बाप की भांति क्या करने का कार्य करते थे, राज्य में निवास करने वाली जनता की सेवा करने का, उसका बेहतर ख्याल रखने का काम करते थे। उसके साथ साथ बेहतर तरीके से न्यायपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था को निर्देश करने का काम करते थे। उसके साथ साथ राज्य शक्तिपूर्ण एवं आधार दंडकारी। कहने का मतलब है कि अपने राज्य में निवास करने वाली जो जनता है उसको सुरक्षित करना और बाहरी आक्रमणों से बचाना, ये उसका कार्य माना जाता था। अगर उसी आधार पर अगर देखें तो प्राचीन भारत में राज्य संबंधी चिंतन का दूसरा जो तथ्य है वो राज्य के कार्य को माना जाता था। जिस तरीके से आज वर्तमान समय में राज्य के 2 कार्य माने जाते हैं, आवश्यक कार्य एवं ऐच्छिक कार्य। आवश्यक कार्य में माना जाता है राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, प्रजा का जनमाल का रक्षण करना और देश में शांति सुरक्षा स्थापित करना। और दूसरा उसमें माना जाता है, आज भी माना जाता है कि दूसरी श्रेणी में आता है जनता का आवश्यक कार्य, ऐच्छिक कार्य, जिसमें राज्य में निवास करने वाली जनताओं के लिए क्या करना, उन्नति के लिए काम करना। तो उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी क्या किया जाता है, उसी प्रकार से कार्य किए जाते हैं। उसके बाद राज्य के उद्देश्य। आज वर्तमान समय में जिस तरीके से राज्य के उद्देश्य है अपने राज्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से संचालित करना, उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी क्या माना जाता था, राज्य के कार्यों को, प्राचीन राज्यों को भी क्या किया है, उसमें प्रकाश डाला गया या किसी विशेष कार्यों में उनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ये तो हो गया भारत में आधुनिक राजनीति चिंतन का विकास किस तरीके से हुआ और किस तरीके से भारत में राजनीति चिंतन का प्रारंभ हुआ। बाकी हम कल की क्लास पढ़ेंगे।